हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और हम प्रश्न बैंक का अगला भाग लेकर के आ रहे हैं। 6 अंक के क्वेश्चंस चल रहे थे और 6 अंकों के प्रश्नों के हम 3 पार्ट्स लेके आ चुके हैं। आज चौथा पार्ट है हमारे पास। तो हम आज के वीडियो को शुरू करें उससे पहले देखिए, परिस्थितियाँ कुछ वापस चेंजिंग होती जा रही हैं। एग्ज़ाम्स कब होंगे कोई पता नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशंस कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए और उसके लिए हम आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेते आते रहेंगे। ये क्वेश्चंस पूरे होंगे, हम आपको और सीरीज चला देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। छोटे छोटे वीडियोज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर रहे हैं कि आपको भाई लंबा देखना पड़े इन्हें। तो छोटे छोटे पार्ट्स आप देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो, अपने आप को चेक भी कर सकते हो। हम केवल क्वेश्चंस का भी वीडियो लेकर के आएंगे जिनके सॉल्यूशंस आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे। हम यहाँ पे आएंगे, केवल क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप करेंगे। हो सकता है कि हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी ले आएँ, उन चीज़ों के लिए साथ साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले आपसे जानकारी ली जाएगी, नहीं आएगी तो आपसे जानकारी के साथ बाद में हम भी साझा कर सकेंगे जानकारी को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलें। आप सीनियर पास तक के जाने वाले हो तो आपके जो जूनियर साथी हैं उन लोगों को भी आप चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम उनके लिए और भी बेहतर कर दें। तो कुछ नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, कुछ नए नए तरीके से लेकर के आ रहे हैं। नोट्स वगैरह के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से देने की। तो उन बच्चों के लिए और भी कुछ अच्छा होगा। हमने इसी साल शुरुआत की थी, 1 साल लगभग हमें पूरा हो गया है चैनल पे। तो कोशिश ये रहेगी कि हम कुछ नया इंप्रूव करते रहें। आप लोगों के सजेशन भी देते रहिए, आप जैसा चाहिए हम कोशिश करेंगे उनको भी ठीक करने की। जैसा आप चाहोगे वैसा करने की कोशिश की जाए। जितना अच्छा है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। तो हम तो चाहते हैं कि सबके लिए अच्छी परसेंट बने, अच्छे आगे बढ़ कर के चले जाएँ। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए 10 क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुके थे। 11वां प्रश्न है आव्यूह A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स मिली है 3 बाई 3 क्रम की। तो कह रहा है दर्शाइए कि A एडजेंट A इक्वल टू सारणिक A इंटू I3। I3 का मतलब है कि आपके पास यहाँ इकाई मैट्रिक्स है कितने क्रम की, 3 क्रम की, 3 बाई 3 क्रम की। तो ये पहले तो ये दर्शाना है, यानी ये प्रूफ करना है कि A और एडजेंट A मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो सारणिक A और I3 के इक्वल गुणा के इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमें चाहिए यहाँ पे एडजेंट A और फिर बाद में हम निकालेंगे सारणिक का मान। पहले एडजेंट A कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजेंट A निकालने के लिए हमें वो मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A के प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 का निकालते हैं सेकंड। 1 का सेकंड क्या बनेगा, 4 3 3 4, जिसे आप F11 भी कह सकते हो चाहें तो। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे ऐसे लिख लेता हूँ। तो F11 F12 ऐसा चीज़ लिखने की है। चल करेंगे 16 माइनस 9 इट मीन्स 7। फिर नेक्स्ट 3 का सेकंड जिसे हम F12 कह सकते हैं, ये क्या बनेगा, माइनस में आएगा क्योंकि F12 1 और 2 3 होते हैं। तो जहाँ भी आपके पास यहाँ का योग विषम आएगा वो सभी माइनस में होंगे, तो माइनस में आएगा 1 1 3 4 इट मीन्स माइनस में 4 माइनस 3 यानी -1। ऐसे ही 3 का सेकंड यानी F13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का, तो इसके लिए फिर से प्लस में आ जाएगा साइन और ये हो जाएगा 1 1 4 3 इट मीन्स 3 माइनस 4 यानी -1। उसके बाद 1 का सेकंड निकालें हम तो वो होगा F21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, और इसमें आपके पास एलिमेंट्स होंगे 3 3 3 4। सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस में 12 माइनस 9, तो ये हो गया माइनस का 3। उसके बाद 4 का निकालेंगे हम सेकंड, जिसको कि हम F22 कहेंगे, पॉजिटिव होगा, और इसके लिए जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1 3 1 4। मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 का लिखेंगे हम सेकंड, जो कि F23 होगा, माइनस में आएगा, और सेकंड की बात करें तो होगा 1 3 1 3 1 3 1 3 एलिमेंट्स के रूप में, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 0। 5 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स बनता है 1, तो 1 का सेकंड वो बन जाएगा F31 इट मीन्स तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, एलिमेंट्स बनेंगे 3 3 4 3 और पॉजिटिव साइन के साथ 3 3 4 3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और 4 3 12, -3 मिल जाएगा।
1 के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3, तो 3 का सेकंड निकालेंगे F32, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का। तो जब हम इस 3 की बात करेंगे तो हम इस पंक्ति को स्तंभ को छोड़ देंगे तो आपके पास 1 3 1 3 बन जाएगा। तो ये होगा माइनस में 1 3 1 3, इट मीन्स 3 माइनस 3 0। उसके बाद नेक्स्ट अंतिम है 4, तो 4 का सेकंड जिसको कि हम F33 कहेंगे, पॉजिटिव होगा, और वो आपके पास आएगा 1314, 1314। सरल करेंगे 4 माइनस 3 यानी 1। अब एडजेंट ए लिखेंगे हम। एडजेंट ए क्या होता है? सेकंडों की जो मैट्रिक्स बनती है उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। तो अब लिखते चलिए यहाँ से पहले वाले भाग से, 7 माइनस 1 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद -3 1 0, -3 1 0, और लास्ट होगा -3 0 1। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 7 माइनस 1 माइनस 1। पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को भी हम स्तंभ बना देंगे, और तीसरी पंक्ति को भी हम स्तंभ बना देंगे। ये हमारे पास एडजेंट ए मैट्रिक्स आ गई है। सारणिक ए का मान और निकालना चाहेंगे। सारणिक ए का मान कैसे निकाल सकते हैं? A11 F11 प्लस में A12 F12 प्लस में A13 F13। ये हमने सारणिक में पढ़ा है, यानी पहली पंक्ति के जो अवयव हैं उनको उनके संगत सेखंडों से गुणा करके जोड़ देंगे। तो क्या क्या आएगा वो देखिए। पहली पंक्ति में आपके पास एलिमेंट्स है 1 3 3, तो 7 माइनस 1 इनका मान है, तो 7 माइनस 1 गुणा कर दिया जाएगा 1 3 3 से। 7 1 इंटू 7 और प्लस में 3 और एक और है +3, और सेकंडों की बात करते हैं तो F12 और F13 है -1 तो 3 है वो -1 से और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 माइनस 3 इट मीन्स 1। तो आपके पास सारणिक ए की वैल्यू आ गई है 1। इसलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पे A इंटू एडजेंट ए का गुणा। ए की वैल्यू हमारे पास है ऊपर दिया गया है सवाल में 133 143, 133 143 और 134। ये तो हो गया ए। और एडजेंट ए अभी हमने ज्ञात की थी, ये आपके सामने लिखी हुई है 7 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। ये हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, हम इनको गुणा कर लेंगे तो a इंटू एडजेंट ए की वैल्यू गुणा करने पर क्या मिलेगी? देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 7 -3 और नेक्स्ट उसके बाद 133 को -3 1 0 से करेंगे तो -3 +3 और +0, फिर नेक्स्ट में -3 +0 और प्लस में 3। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। अब दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे सेम ऐसे ही, तो हो जाएगा 7, 4 को -1 से करेंगे -4, 3 को करेंगे -1 से -3। फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो -3 प्लस में 4 और प्लस में 0। नेक्स्ट तीसरे स्तंभ से करेंगे तो -3 प्लस में 0 और प्लस में 3। फिर तीसरी पंक्ति को करते हैं हम पहले स्तंभ के साथ में गुणा, तो 7 -3 और -4। और नेक्स्ट सेकंड स्तंभ से करेंगे तो -3 +3 और 0। और थर्ड स्तंभ से करेंगे तो हमारे पास -3 +0 और प्लस में 4। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आप इसे क्या कह सकते हो? I3 यानी क्या है? इकाई मैट्रिक्स है 3 क्रम की। आप इसके गुणा में 1 भी मान सकते हो, तो इकाई 1 आने का अर्थ है सारणिक ए, तो सारणिक ए I3 बन जाता है, तो ये RHS हो गया। इट मीन्स A इंटू एडजेंट ए दोनों का गुणा है वो मैट्रिक्स ए और इकाई मैट्रिक्स के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है। इसी के जरिए पूछा गया है ए इनवर्स ज्ञात कर दीजिए। जब आपको एडजेंट ए पता है तो उसमें सारणिक ए का भाग दे देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। यानी इस सारणिक ए का भाग इधर दे दो, ए इनवर्स को इधर ले आओ, तो आपके पास ए इनवर्स बनेगा एडजेंट ए बटे सारणिक ए। अब सारणिक ए का मान है वो आपके पास 1 है, तो एडजेंट ए बटे 1 इट मीन्स ए इनवर्स का मान क्या होगा? एडजेंट ए
मैट्रिक्स ही होगी। ये आपके पास आंसर है, ठीक है। एडजेंट ए इनवर्स का मान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी इनवर्स मैट्रिक्स का ही एक और अथवा में क्वेश्चन है हमारे पास। आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। इस समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखना चाहें तो पहले एक्स वाई जेड के जो भी गुणांक है उनसे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम मैट्रिक्स ए कहते हैं। तो इनके एक्स वाई जेड के जो गुणांक है उनसे मैट्रिक्स बनाएंगे तो 1 -1 1 और 2 1 और -3 और तीसरी वाली समीकरण से 1 1 और 1 मिलेगा, ठीक है। और उसके गुणा में लिखते हैं हम किसको, चर राशि एक्स वाई जेड से बनने वाली स्तंभ मैट्रिक्स, और सामने की वैल्यूज की भी स्तंभ मैट्रिक्स बन जाएगी 4 0 और 2। ये जो रूप लिखा जाता है इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं समीकरण की, जो कि AX = B के रूप में लिखी जाती है। अब यहाँ से हम x की वैल्यूज़ लिखना चाहें तो क्या बनेगा, A इनवर्स B, ठीक है। अब हमें A इनवर्स चाहिए, उसको फिर हम B से गुणा कर देंगे, x की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब A इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स A का क्या चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स चाहिए, एडजेंट A चाहिए। तो A की एडजेंट A मैट्रिक्स हम निकालना चाहेंगे तो मैं सीधे निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अभी ऊपर निकालना बताया था, एक एक एलिमेंट्स के लिए आप सेकंड निकाल सकते हो, चिन्हों का ध्यान रखते चलना। 1 के लिए निकालेंगे तो 1 आपके पास मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 के साथ 1 बनेगा, 1 - 3 से गुणा होगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे 4। तो पहला एलिमेंट्स आपको मिलेगा 4, ठीक है। मैं सीधे ही एडजेंट A लिखूँगा, इसलिए पंक्तियों से प्राप्त होने वाले सेकंडों को स्तंभों के रूप में लिखूँगा ताकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात ना करनी पड़े। फिर -1 की हम बात करते हैं तो इसके लिए मिलेंगे प्लस का 2 और प्लस के ही 3 बन जाएंगे गुणा करने पर 1 - 3 का, तो ये बन जाएगा प्लस में 5, लेकिन चिन्ह बदलेगा तो -5 हो जाएगा। उसके बाद 1 के लिए निकालेंगे सेकंड तो बनेगा 2 - 1 1, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं हम, दूसरी पंक्ति पे आ जाते हैं। तो दूसरी पंक्ति में 2 के लिए सेकंड की बात करेंगे तो वो बनेगा -1 और -1 माइनस के 2, लेकिन चिन्ह बदलेगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। फिर हम 1 के लिए बात करेंगे तो 1 × 1 1 और 1 - 1 0, चिन्ह बदलेंगे तो भी वैसा ही रहता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बदला जाए या ना बदला जाए। नेक्स्ट -3, इसके लिए बात करेंगे तो -3 के लिए सेकंड बनेगा 1 + 1 2, लेकिन चिन्ह बदलेगा तो हो जाएगा -2। फिर आ जाते हैं हम तीसरी पंक्ति पर। तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का सेकंड निकालेंगे तो पहले अवयव का जो स्तंभ होगा वो होगा 3 - 1 यानी 2, प्लस में 2 प्लस में ही रहेगा। फिर 1 के लिए निकालेंगे तो इस 1 के लिए जो सेकंड आएगा वो आएगा -3 -2 -5, लेकिन चिन्ह बदल करके हो जाएगा प्लस में 5। और अंतिम 1 के लिए बात करेंगे तो बनेगा 1 × 1 1 और 2 - 1 × -2, चिन्ह बदलेगा +2, तो 1 और 2 3, और ये आपके पास प्लस का 3, ठीक है। ये हमारे पास एडजेंट A आ गई है। ऐसे ही हम सारणिक A का मान निकाल लेंगे। मैट्रिक्स A के प्रथम जो आपके पास अवयव है, प्रथम पंक्ति के 1, उसको उसके सेकंड के साथ गुणा करेंगे। दूसरा एलिमेंट -1 है, उसको उसी के संगत सेकंड -5 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पंक्ति के जो सेकंड है उनके लिए इधर आपके पास यहाँ स्तंभों के रूप में सेकंड लिखे हुए हैं, तो -5, उसके बाद प्लस में 1 के लिए करेंगे हम +1, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये प्लस में 5 और प्लस का 1, तो टोटल बन गया 10। ये सारणिक A का मान है। अब हम A इनवर्स निकाल देते हैं। तो A इनवर्स क्या बनेगी, एडजेंट A बाई सारणिक A। तो सारणिक A का मान तो 1/10 और एडजेंट A हमने ऊपर लिखी है 4 - 5 1 और 2 0 -2 और 2 5 और 3। बस ये मान उठा करके हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 से x = 1/10, A इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b की वैल्यू है हमारे पास 402। अब हम इनको गुणा कर लेंगे। 4 को 4 से करेंगे 16, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4। नेक्स्ट में -5 को 4 से करेंगे -20, 0 0 से हो जाएगा गुणा, तो 0, 5 2 से करेंगे तो 10, 1 को करेंगे 4 से तो 4, -2 हो जाएगा 0 से, और 3 हो जाएंगे 2 से 6। तो ये आपके पास x = 1/10, ऐड करेंगे 20 और माइनस के 10 और नेक्स्ट प्लस के 10। हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा XYZ, इधर 10 का हम इस मैट्रिक्स में भाग दे देंगे तो 2 - 1 और 1 आ जाएगा। तुलना कर देंगे दोनों के तो आपके पास x = 2, y = -1 और z = 1। ये दी गई
समीकरणों का हल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें कह रहा है एक न्याय सिक्का और एक अनभिन्नत पासा। अनभिन्नत पासा यानी एक सामान्य पासा जो कि चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, अभिन्नत होता है बनाया गया, अपने हिसाब से ढाला गया। एक सामान्य पासे को अनभिन्नत पासा या न्याय पासा भी कहते हैं। एक सामान्य पासा होता है जो बना हुआ होता है, जिसपे अंक 1 से 6 लिखे होते हैं, वो अनभिन्नत पासा होता है। और कुछ पे चेंजिंग कर दी जाती है, अपने हिसाब से ढाला जाता है, वो अभिन्नत पासा कहलाता है। दोनों शब्दों में अर्थ समझ लेना। एक न्याय सिक्का है, सामान्य सिक्का, न्याय सिक्का जिसको हम कहते हैं, और एक अभिन्नत पासा है, दोनों को उछाला गया है। माना घटना ए, घटना ए के बारे में कहा गया सिक्के पर चित्र प्रकट होना, सिक्के पर चित्र प्रकट होना ऐसा कहा गया। और एक अन्य घटना बी और दी गई है, वो कहता है पासे पर अंक 3 प्रकट होना को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटना ए व बी स्वतंत्र है या नहीं है। ए और बी के स्वतंत्र होने की जांच करनी है हमको कि ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं या स्वतंत्र हैं। तो दोनों चीज़ उछाली गई हैं, न्याय सिक्का और एक अभिन्नत पासे को हम उछालेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर के NS प्रतिशत समष्टि में 12 परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस कंडीशन में सेट ए में हेड कब कब आ सकता है? 1H, 2H, 3H, ऐसे ही मिला करके कंटिन्यू 4H, 5H और 6H होगा। ऐसा हो सकता है। पासे पर 1 2 3 4 5 6 और सिक्के के ऊपर आपके पास चित्र प्रकट होगा। ऐसे ही बी की हम बात कर लेते हैं। पासे पर अंक 3 आना। पासे पर अंक 3 कब कब आ सकता है? एक तो हो सकता है 3H और दूसरा हो सकता है 3T। पासे पर 3 आए, सिक्के पर हेड आए, पासे पर 3 आए और सिक्के पर टेल आए। ये संभावित परिणाम है ए और बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा आपको? ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास दोनों में कॉमन देखा जाए तो केवल एक एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है, वो मैं इसलिए कोष्टक लगा दूँ, ज़्यादा बेटर होंगे। तो केवल एक एलिमेंट्स कॉमन है 3H, जो ए और बी में कॉमन है। इसलिए मैं ए घटना की प्रायिकता Na/NS, Na की वैल्यू आप देखना चाहेंगे तो कितनी है भाई? 6 है। जबकि NB की वैल्यू है, यानी कितने अवयव हैं यहाँ पे? 2। और A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या यानी इसकी कोटि वो कितनी हो गई है? 1। तो यहाँ पे मान है आपके पास 6। NS का मान 12 लिखा है हमने, टोटल आएगा मान 1/2। घटना A की प्रायिकता। घटना B की प्रायिकता देखें हम, वो कितनी है? घटना B की प्रायिकता हो जाएगी NB/NS, तो यानी 2/12 यानी 1/6। ठीक है। और इसके अलावा PA इंटरसेक्शन B की बात करें हम तो ये हो जाएगा NA इंटरसेक्शन B और बटे में NS, तो हो गया NA इंटरसेक्शन B का मान 1 और NS का मान 12। ठीक है, मैं इसको 1 डालता हूँ। वह PA इंटू PB निकालें हम, PA को PB से गुणा करें, 1/2 गुणा 1/6, तो ये भी कितना बनता है? 1/12। मैं इसको 2 लिख देता हूँ। तो आप क्या देखेंगे कि PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर है? PA इंटू PB के बराबर है। ये रिलेशन हमारे पास निकल के आया किससे? 1 व 2 से। और यही शर्त किसके लिए है? स्वतंत्र होने के लिए। तो कह सकते हैं A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं, हमने जांच कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक और अथवा है हमारे पास। कह रहा है मान लीजिए जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभावी है, यानी लड़का या लड़की दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों की प्रायिकताएं समान है, समसंभावी है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। 2 कंडीशंस दी गई है यहाँ पे। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं तो उसकी प्रतिशत समष्टि में क्या क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि पहली लड़की हो, दूसरी भी लड़की हो, या फिर यूँ हो सकता है पहली लड़की हो और दूसरा आपके पास लड़का हो यानी बॉय हो। ऐसा हो सकता है पहला बॉय हो और दूसरी लड़की हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला भी बॉय हो और दूसरा भी बॉय हो। ये संभावित परिस्थितियाँ हैं हमारे पास 2 बच्चों के होने की। अब सहप्रतिबंध प्रायिकता पूछी गई है किसके लिए? कि बच्चों के लड़की होने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बच्चे लड़की हैं
इसे मैं एक घटना ए मान लेता हूँ, वह घटना बी मानते हैं हम सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। और एक अन्य घटना सी लेते हैं, वो क्या है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। पहली वाली ज्ञात करनी है, बाकी दो आपको ज्ञात दी गई है। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। जब आपको ये दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो घटना बी में क्या क्या परिणाम होंगे। सबसे छोटा बच्चा लड़की हो तो देखो एस प्रत्यक्ष समष्टि लिखी हुई है, जिसमें लास्ट में जी आ रहा है, वो सबसे छोटे बच्चे के लिए है। तो आपके पास ऐसे दो परिणाम हैं, जी और बी जी। ये दो परिणाम ऐसे हैं जिनमें सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। और इसमें घटना ए की बात करें, घटना ए दोनों बच्चे लड़की हैं, तो इसमें ए की परिणाम होगा जी। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें तो इन दोनों में भी ए की परिणाम आएगा जी, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है। अब हमें कौन सी प्रायिकता चाहिए, हमें घटना ए की प्रायिकता चाहिए। इट मीन्स घटना ए की प्रायिकता कब चाहिए, जब बी घटित हो चुकी हो, बी दी गई हो कि बी में है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, उस कंडीशन में प्रायिकता। तो सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ होता है एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, और पी बी का होता है एन बी बटे में एन एस। तो एन एस तो कट जाएंगे, तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है सूत्र को। तो एन ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास जो संख्या है वो बताइए एलिमेंट्स की कितनी है, 1। और एन बी में कितनी है, बी में अवयवों की संख्या 2। तो आपके पास प्रायिकता आ जाएगी 1/2। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड में कह रहा है सी एक घटना दी गई है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। न्यूनतम एक बच्चा मतलब या तो बी जी या फिर जी बी या फिर जी जी। न्यूनतम एक बच्चा लड़की या फिर दोनों लड़कियां हैं, तो ऊपर से 4 में से 3 परिणामों में लड़की आ जाएगी। साथ में घटना ए के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, ए में केवल जी जी ही आएगा, दोनों बच्चे लड़की हों तो केवल एक ही परिणाम होगा इसका जी। तो ये आपके पास ए वहीं रहेगा जो पहले था, मैंने दोबारा भी लिख दिया है। तो एन सी में एलिमेंट्स की संख्या हो गई है 3। अब ए इंटरसेक्शन सी की हम बात करेंगे तो उसमें भी केवल एक ही परिणाम आएगा जी। इट मीन्स अवयवों की संख्या कितनी हो गई है एन इंटरसेक्शन सी में, 1। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए घटना ए की प्रायिकता जब सी घटित हो चुकी हो, सी दी गई हो, तो हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी बटे में एन सी। जैसा ऊपर लिखा था सेम वैसे यहाँ भी हो जाएगा। तो ये प्रायिकता आ जाएगी 1/3। ठीक है। एन सी की वैल्यू 3 है, इंटरसेक्शन सी का मान 1 है, तो सीधा मान आ जाएगा 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन x dx अपॉन x-1 बट और x+1 का होल स्क्वायर है। आप इसे यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आंशिक भिन्नों का सीधा सा प्रश्न है, गुणनखंड दिए गए हैं नीचे। तो रेखीय गुणनखंड है, क्या क्या हो जाएगा। आप सबसे पहले x/x-1 और x+1 का होल स्क्वायर ये दिया गया है, आप इसे a/x-1 प्लस में b/x+1 का होल x+1 और c/x+1 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। ठीक है। अब बाकी से सरल करेंगे तो x बराबर LCM लेंगे इधर, तो a/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर b यहाँ पर x-1 और x+1 गुणा हो जाएंगे और c में x-1 गुणा हो जाएगा और नीचे दोनों तरफ के हर कट जाएंगे, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पर एक तो x बराबर 1 रख लेंगे इस समीकरण 1 में। ठीक है। उससे आपको a का मान मिल जाएगा कितना होगा। दूसरा x बराबर -1 रखेंगे आप, उससे आपको c का मान मिल जाएगा। फिर आप समीकरण 1 में x के गुणांकों या अचर पदों की तुलना कर लेना, उससे आपको b का मान भी प्राप्त हो जाएगा, या x² किसी एक समीकरण के रूप में जो भी गुणांक है उनमें से किसी एक गुणांक की तुलना करना जिसमें b आता हो, वो b आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आपको a b c प्राप्त हो जाएंगे तो इनके सीधे सीधे समाकलन आ जाएंगे, a और b के तो log में मिलेंगे और दूसरा वाला है वो आपके पास 1/x की फॉर्म में ही आएगा, c तो एक अचर राशि है। ठीक है। तो ये गुणांक रह जाएंगे केवल log x-1 log x+1 बनेगा और तीसरे वाले में माइनस का 1/x+1, जो भी गुणांक होंगे a b c वो लगा देना। तो करके देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे इसे। नेक्स्ट देखिए 13वें का अथवा, जिसमें कहा गया इंटीग्रेशन 0 to ∞ x² dx अपॉन x² प्लस a स्क्वायर और x² प्लस b स्क्वायर इक्वल टू π/2 a प्लस b होता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन की हम सॉल्व करने की बात करें तो ये भी आंशिक भिन्नों वाला ही क्वेश्चन है। थोड़ी देर के लिए पहले हम इसे चेंज करेंगे और उसके बाद में हम इसे लिमिट्स के रूप में पुट करेंगे। क्या करना है,
पहले हम यहाँ पे इसे मान सकते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको आना चाहिए, अच्छा प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको लिख लेंगे थोड़ी देर के लिए टी में मान के, एक्स स्क्वायर को कुछ समय के लिए मैंने टी मान लिया है, तो ये टी प्लस में ए स्क्वायर और टी प्लस में बी स्क्वायर। तो मैं इसे ए बटे में टी प्लस ए स्क्वायर और बी बटे में टी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हमने थोड़े से समय के लिए माना टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, समाकलन करने से पहले टी की वैल्यू वापस एक्स स्क्वायर रखेंगे। केवल ए और बी के मान निकालने के लिए टी माना गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कब मानते हैं टी? जब आपके पास चर राशि सभी जगह एक जैसी कंडीशन में मिले, जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सब जगह एक तरीके से है, इसलिए ऐसी जगह पे आप उन्हें टी मान सकते हैं। नहीं तो एक्स स्क्वायर में तो ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी 4 आपको चर राशियाँ निकालनी पड़ती हैं, अब आपको 2 ही निकालनी पड़ेंगी। तो करेंगे हम इसे हल। तो यहाँ पर इसे सोल्व किया जाए तो हो जाएगा टी और ए टी प्लस बी स्क्वायर और बी ये हो जाएगा टी प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले टी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखने पर हम इसे समीकरण का रूप दे देते हैं। 1 में टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बराबर में ए और माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, ये बी स्क्वायर। और बाकी आगे वाला ये पद है वो कट के 0 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यूज आ जाएगी माइनस में ए स्क्वायर बटे में माइनस ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस का ध्यान रखेंगे, या चाहो तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऊपर भी ये माइनस है तो अब माइनस माइनस कॉमन लेके काट लेना। दूसरा टी इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर रखेंगे तो फिर आपके पास बी का मान आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी बराबर माइनस में बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इन मानों को उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे ए और बी की जगह, जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसलिए टी अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनके गुणा में है वो है टी प्लस में ए स्क्वायर। फिर हम बी की जगह रखेंगे माइनस का बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा टी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम टी का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे में नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। दोनों में ध्यान से देखें हम तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है, और बचेगा ए स्क्वायर बटे में टी की जगह एक्स स्क्वायर और बाकी एज इट इज यहाँ बी स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। समाकलन कर देंगे दोनों तरफ का, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सीमाएँ हैं 0 टू इन्फिनिटी आपके पास, तो हमने लगा दी है यहाँ पर। यहाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सीमाएँ हैं। ए स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, और माइनस में बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी एक्स। तो मतलब समाकलन कर दिया हमने, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो ए स्क्वायर तो अचर राशि है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, सीधा सूत्र है। ऐसे यहाँ पर बी स्क्वायर तो पहले से है, और एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाले के लिए समाकलन होगा पद का, तो 1 अपॉन बी और tan इनवर्स एक्स बाई बी बनेगा। सीमाएँ 0 टू इन्फिनिटी, या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, या ए tan इनवर्स एक्स बाई ए माइनस बी tan इनवर्स एक्स बाई बी। अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का मान होता है π/2, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी की हमारे पास लिमिट, तो इन्फिनिटी रखेंगे एक्स की जगह, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी π/2, और फिर माइनस में b
और यहाँ भी tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा तो ये भी π/2, और 0 पुट करने पे tan इनवर्स 0 0 ही होते हैं, तो बाकी दोनों स्टेप्स 0 ही रह जाएंगे। ध्यान से देखें तो 1/a² - b² के दो गुणनखंड होते हैं, a - b और a+b, और यहाँ π/2 कॉमन आ जाएगा तो अंश में भी बच जाएगा a - b से a - b कट जाएगा, फाइनल बचेगा π/2 और a+b। ये आपके पास क्षेत्रफल या कहें तो समाकलन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी में आपके पास जो कि 8वीं प्रश्नावली से कहता है प्रदर्शित कीजिए f(x) है वो tan इनवर्स sin x प्लस में cos x, जहाँ x > 0 है, x धनात्मक है, इस अंतराल 0 से π/4 में सदैव एक दिष्ट वर्धमान फलन है। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन sin x प्लस में cos x है, इसकी वैल्यू 0 से π/4 के मध्य में सदैव एक दिष्ट वर्धमान मतलब निरंतर वर्धमान है, ये आपको प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे, f(x) को लेकर के चलेंगे। f(x) बराबर है आपके पास tan इनवर्स sin x और प्लस में cos x। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे। आप चाहें तो इसको साइन और कोस को चेंज करके tan में बदल लीजिए। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा f(x) इक्वल टू tan इनवर्स के लिए डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस में x²। x की जगह पे आपके पास है sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर है, और फिर sin x प्लस cos x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin का cos हो जाएगा, cos का माइनस में sin हो जाएगा। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू cos x माइनस में sin x, और नीचे आप इसका प्रसार लिखेंगे तो 1 प्लस में sin² x प्लस में cos² x और प्लस में 2 sin x cos x। आप चाहें तो प्रसार ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, पर हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं इसको, तो ये नीचे हो जाएगा 2 प्लस में 2 sin x cos x को कितना लिखा जा सकता है sin 2x। ये आपके पास f(x) है। ठीक है, अब यहाँ की हम बात करें तो अंतराल मिला है 0 से π/4, हम इसमें चेक करना चाहते हैं 0 से π/4। जिस π/4 में x की वैल्यू हमने ले ली है यहाँ पर π/6 यानी 30 डिग्री, ये किस में बिलोंग कर रहा है 0 से π/4 में, तब स्मॉल में है छोटे में ही, तब हम f(x) की वैल्यूज़ निकालते हैं। f(π/6) तो यहाँ पे हो जाएगा cos π/6 और माइनस में sin π/6, और नीचे आपके पास 2 प्लस में sin 2 × π/6 है। तो ध्यान से देखें नीचे वाली तो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी धनात्मक है, तो बात करी जाए तो cos π/6 का मान है वो आपके पास होता है कितना √3/2, और sin π/6 होता है 1/2, और नीचे आपके पास है ही धनात्मक, नीचे वाली राशि की तो बात ही मत कीजिए कि वो ऋणात्मक होगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। चलो लिख भी देता हूँ, sin π/3 की वैल्यूज़ होती है √3/2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो राशि आपके पास >0 ही रहेगी। ठीक है, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि 0 से π/4 में f कैसा है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, जिसे एकदिष्ट वर्धमान भी कहते हैं, ऐसा सिद्ध करवाया था तो इससे प्रूव। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद।